दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो आप सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि जहां पर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस गिवन था और ट्रायल बैलेंस से आप लोग क्या कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों। आप ट्रायल बैलेंस से क्या बना रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे। आप क्या बना रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, बैलेंस शीट। प्लीज यहाँ ध्यान से समझे, कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। आप सब बच्चों को एक बात पता है, बैठ जाए यार। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को हम कहाँ लेकर जाते थे? ट्रायल बैलेंस का एवरी आइटम कहाँ ट्रांसफर होता था? या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में, या कहाँ ट्रांसफर होता था? प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर कहाँ ट्रांसफर होता था? बैलेंस शीट। याद करो सारे बच्चे। जी सर। सर एक बार बताओ, हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते थे। यस, ध्यान रखना बेटा, लाइफ में जब क्लोजिंग होती है तभी रिजल्ट मिलता है। ये आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था। जब तक आप क्लोजिंग नहीं करोगे तब तक मेरे दोस्तों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद करो, अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल, जर्नल से आपने क्या बनाई? लेजर। और लेजर के बाद फिर आपने क्या बनाया था? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को फिर आपने यूज करके क्या बनाया था? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से आपने क्या क्या सीखा था? फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब मुझे बता दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? ओपनिंग स्टॉक आता था, डेबिट साइड परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या आता था? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी डेबिट साइड से तो रिजल्ट मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती थी क्रेडिट साइड से तो हमें क्या मिलता था? रिजल्ट ग्रॉस लॉस। समझ आ गया नहीं आ गया? जी सर। तो डायरेक्ट जो बिजनेस की डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम्स थी वो ट्रेडिंग अकाउंट में थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था? जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट इनकम्स है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह है, वो सब कहां जा रही थी? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे? विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक वेजेस है, फैक्ट्री का रेंट है, फ्यूल है, ऑक्ट्राई ड्यूटी है, कैरीज इनवार्ड, ये सब डायरेक्ट थे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बहुत सारे क्या भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस का रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सेल्स के खर्चे है, प्रमोशन एक्सपेंसेस है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, बैड डेट। वो सब कहाँ जा रहे थे बच्चों? बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बढ़ी थी, बच्चों बताओ प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी बढ़ी थी? क्रेडिट साइड अगर बढ़ी थी डेबिट साइड से, तो हमारे को रिजल्ट क्या मिल रहा था? नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है नहीं आ रहा? और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बढ़ी थी किससे बच्चों बताओ? क्रेडिट साइड से, तो फिर हमारे को क्या मिल रहा था? रिजल्ट क्या मिल रहा था? नेट लॉस। देखो ये सभी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई भी थी, और ये बच्चों लास्ट वीडियो में आपने क्लियर, और आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। सर आज के चैप्टर का नाम तो क्या है? आज के चैप्टर का नाम तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है। आ रहा हूँ यार, उस पर आ रहा हूँ, टेंशन ना मत लो। मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं पुराना हमेशा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है सर, तो ये बातें आपको समझ में आती है? जी सर। सर बैलेंस शीट क्या होती है? व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। किस चीज की स्टेटमेंट है? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, जो एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, और जो क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर। फटाफट बताओ सारे बच्चे, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम करेंगे बच्चों फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। सर एक बात बताइए, एडजस्टमेंट्स क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें साल के एंड में पता चलती हैं, जो ट्रायल बैलेंस तक पहुंची ही नहीं, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम हमें पता ही नहीं चला बच्चों। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे कि क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स ना बोलो, कुछ वो बातें जो एक अकाउंटेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है, या फिर आप ये कहो कि जो अकाउंटेंट एंड ऑफ द ईयर के लिए बचा के रखता है। अकाउंटेंट सोचता है अरे छोड़ना, फाइनल अकाउंट तो बनाएंगे ही, फाइनल अकाउंट का टाइम देख लेंगे। बात आई समझ या नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। आप लोगों को ध्यान रखना, एडजस्टमेंट्स बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो मेरे दोस्तों, एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमारी नॉलेज में आती है, जो हमारे को कब पता चलती है बच्चों बताओ? एट दी एंड ऑफ द ईयर। जो हमें कब पता चलती है? एट दी एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब हम लोग क्या बना रहे होते हैं? फाइनल अकाउंट। आपको कुछ भी नोटिंग नहीं करना है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।
डोंट वरी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। सर क्या ये हमें लास्ट में पता चलती है? यस, कई बार ऐसा होता है अकाउंटेंट लास्ट में जानबूझ के लास्ट के लिए बचा के रखता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन की है। अब वो कहता है यार मुझे पता है डेप्रिसिएशन लगनी है एसेट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, अब डेप्रिसिएशन लगेगी यार, अब मैं रोज रोज थोड़ी डेप्रिसिएशन लगाते रहूंगा। बोलो बच्चों, अगर मैं रोज रोज डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो साल की 365 एंट्रीज तो किस चीज की हो जाएंगी? डेप्रिसिएशन की। कहता है यार इसको एंड में देख लेंगे। कई बार जैसा कि आपको फीस मिल रही है, आप मुझे पता है कुछ एडवांस मिल गया, तो मैंने कहा चल कोई नहीं इसको एंड में देख लेंगे। फीस मिल गया, कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको कहाँ पर देख लेंगे? एंड में देख लेंगे। समझ आएगी नहीं आएगी? तो सबसे पहली बात है आपको एडजस्टमेंट का मतलब पता होनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे जनरली मिलती है, अनलेस वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ना हो। और आपको अब यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ना है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसमें आपको देखना है कि फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग है, P&L बैलेंस शीट, वो तो सेम बनेगा, लेकिन साथ में जो एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होगी उनका इफेक्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट नोट लिख देता हूं मैं, नोट एवरी एडजस्टमेंट। सर नोट में क्या लिख रहा हूं मैं? एवरी एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट के विल हैव दो इफेक्ट होते हैं। हाँ, एट लीस्ट टू इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम बताइए कितने इफेक्ट होने वाले हैं? दो। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप क्लोजिंग स्टॉक पढ़कर आए हो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाती है। कहाँ जाता है बताओ? कहाँ कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब इसको लॉजिकली भी हम यहाँ पर समझेंगे, बाकी ये आप। तो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, लाइक क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एक्यूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लाइन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इन सभी एडजस्टमेंट्स को हम पढ़ेंगे। सर कितनी एडजस्टमेंट है? अराउंड 28। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लॉस टू एक्सीडेंट, चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री सैंपल, प्राइस इन गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, contingent liabilities, manager commission, capital expenditure treated as revenue expenditure, goods sold and dispatched but omitted to be recorded, or goods purchased but omitted to be recorded, dishonor of VR, ठीक है, sales of goods on approval basis, गुड्स इन ट्रांजिट और कॉमन डेट्स, काफी इंपॉर्टेंट रहती है बीकॉम के लिए कॉमन डेट्स वाली ट्रांजेक्शन। आई होप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी सर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स the items which are given inside the trial balance are written only once। क्या बात है सर? क्या बात है सर? ये आपने लिखवा भी रखा है सर, either in trading account or in P&L or in the balance sheet। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितनी जगह जाएगा? एक जगह जाएगा। या तो कहा जाएगा बताओ, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या कहा जाएगा P&L, या कहा जाएगा बैलेंस शीट। ऑन द अदर हैंड कह रहा है, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, ऑन द अदर हैंड आइटम विच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नोन एज एडजस्टमेंट are to be written twice because the double entry in respect of these adjustment is to be completed in final account। समझ में आई बात या नहीं? कहता है सर ये नहीं, जो आइटम्स अभी आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं उनको आप कहाँ दिखाओगे? जो एडजस्टमेंट्स है उसको हम सबसे लास्ट में, उसके दो इफेक्ट होने वाले हैं क्योंकि डबल इफेक्ट अभी आया ही नहीं है। तो आप लोगों का क्रक्स ये है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव एटलीस्ट दो इफेक्ट। अरे बात समझ में आ रही है? अब सर आप क्या समझाने वाले हो? बेटा मैं एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ूंगा और उसका इफेक्ट समझाता है। सर हमें फाइनल अकाउंट आता है? यस आपको आता है। आपको पता है ट्रायल बैलेंस में से कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम P&L में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट। तो सर वो चैप्टर तो आपको आ गया, लेकिन अब आपको समझना है एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट क्या होते हैं, उसका हम इफेक्ट क्या क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्यों करते हैं ऐसा। बात आ गई समझ बच्चों? तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी बोल सकते हो, जो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है बेटा पता चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक मैंने आपको समझाया था बच्चों, बताओ इसके दो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, जब मैं सामान बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं अपनी डेबिट साइड में कॉस्टिंग बुक कर लेता हूँ, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्टिंग,
परचेजेस की कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्टिंग। मैंने मान लीजिए मेरी टोटल 1000 टी-शर्ट पहले की थी, 1500 टी-शर्ट और बन गई, तो मेरे पास टोटल कॉस्टिंग कितने टी-शर्ट्स की हो गई? 2500 टी-शर्ट्स की। कितनी हो गई? 2500। मान लीजिए मेरी 2000 टी-शर्ट सोल्ड हुई है। मान लीजिए मेरे दोस्तों जो टी-शर्ट सोल्ड हुई है वो कितनी टी-शर्ट सोल्ड हुई है? 2000। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब मैं डेबिट साइड में कॉस्ट ले रहा हूँ 2500 की और सेल ले रहा हूँ 2000 की, क्या रिजल्ट सही मिलने वाला है? बोलो हाँ या ना? गलत मिलने वाला है। सर ऐसा हुआ है कि इंडिया की टीम में 11 खिलाड़ी, पाकिस्तान में 10 खिलाड़ी? रिजल्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस है ग्रोस प्रॉफिट निकालना, और ग्रोस प्रॉफिट उन वाली यूनिट से निकलता है जो हमारी क्या हुई है? सेल हुई है। जो क्या हुई है? सेल। अब सेल कितनी यूनिट्स हुई है? 2000, बट डेबिट साइड में कॉस्टिंग कितनी की आ गई है? 2500। अब इनकी लड़ाई नहीं करा सकते। तो याद करो, जो 500 यूनिट्स बिकी नहीं, बताओ उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जो 500 यूनिट्स बिकी नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो याद करो, ये मैंने समझाया था, जो 500 यूनिट की कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में डाल देंगे। कुछ याद आया? सर ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सही निकले। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है? सेल ले रखी है आपने, कितने यूनिट्स की सेल ले रखी है? 2000 यूनिट्स की। बोलो मेरे दोस्तों। तो 2000 यूनिट्स की सेल आ गई, 500 की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, और यहाँ पर 2500 की क्या आ गई? कॉस्ट। अब इनकी लड़ाई करवाओ, बताओ सेम हो गया नहीं हो गया? सर क्या फायदा हुआ? 25। हाँ बोलना। बाय क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक है। अबे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस है लू। वैसे इसका प्रिंसिपल होता है कॉस्ट और एनआरवी और उसको भी देख लेंगे, छोड़ो। अब बताइए 2500 की कॉस्ट है डेबिट साइड में, और इधर क्या है बताओ सारे बच्चे? 2000 की सेल और 500 की कॉस्ट। अब तुम देखोगे 500 की कॉस्ट यहाँ पर भी है, 500 की कॉस्ट यहाँ पर भी है, वो तो कट गया। बचा क्या? 2000 की कॉस्ट, 2000 की सेल। अब सही हो गया नहीं हो गया? तो अब आपका रिजल्ट सही। तो मेरे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसलिए डालते हैं सो दैट जो हमारा सामान नहीं बिक पाया उसकी कॉस्ट को हम क्या कर सके? नलीफाई। वो सारी कॉस्ट तो हमारी कहाँ आ चुकी है? डेबिट से। नलीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बोलो मेरे दोस्तों। ठीक है। और सेकंड इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ये स्टॉक मेरा, इस पे अधिकार है, मेरे दुकान में पड़ा हुआ है, मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो हेंस इट विल बी, इट इज एन एसेट। ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। बात आगे समझ या नहीं आगे? क्लोजिंग स्टॉक हमारा खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। अब आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई बैलेंस शीट में एसेट्स है, ठीक है। अब इस वाली बात को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास, कई बार क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। कई बार मेरे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस में। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, फिर वो ध्यान रखना उसके ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं। कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में तब आती है जब जर्नल बन चुकी हो। जब क्या बन चुकी है? जर्नल। और जर्नल से क्या बन चुकी है? लेजर। लेजर के बाद फिर क्या बनता है मेरे दोस्तों? ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो यार। जी सर। तो सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो सीधा कहां पहुंचेगा मेरे दोस्तों? बैलेंस शीट की एसेट साइड। इस बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। रीजन है इसका, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेजेस, क्योंकि ये परचेज के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। ओके सर। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस से नीचे गिवन होगा तो दो इफेक्ट क्या होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। इसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हमारी अगली एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको हम प्यार से एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं लेकिन जिसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। सर क्या मतलब हुआ एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड का?
मेरे दोस्तों इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे उस टाइम आपको पता चला कि आपके कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो रेंट आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो क्या बोल सकते हैं जो पे करना है लेकिन पे नहीं करा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बकाया खर्चे, क्या बोलते हैं इनको मेरे दोस्तों, बकाया खर्चे जिनको पे करना है लेकिन हमने अभी पे नहीं करा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्रूवल। व्हाट इज एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट? एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे व्हेन, ये दो चीजों से डील करता है बेसिकली, एक्सपेंसेस से और इनकम से। कहता है एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया तो भी रिकॉर्ड कर दो, और रेवेन्यू अगर अर्न कर लिया है तो भी रिकॉर्ड कर लो। इस बात से मतलब नहीं है कि हमें पैसा मिला या नहीं मिला, इस बात से मतलब नहीं है कि हमने पैसा दिया या फिर नहीं दिया। जैसे कि रेंट है, अब रेंट मैंने बिल्डिंग का पूरे साल बिल्डिंग यूज करी बट मैंने रेंट नहीं पे करा, मैंने क्या नहीं पे करा, रेंट नहीं पे करा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं रेंट का खर्चा नहीं बुक करूंगा। एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड एंड इट शैल बी बुक्ड because the benefit has been taken by the business, because it has been accrued and due also। तो बच्चों एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस को बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए जब वो इनकर्ड हो गया है, और रेवेन्यू को बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए जब उसके जब क्या नाम है, इट हैज बीन अर्न, सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड, गुड्स हैज बीन सोल्ड, ओनरशिप दे दी है। ठीक है बच्चों। अब बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साल के एंड में पता चला कि हमारे पास इतने खर्चे पेंडिंग है, तो क्या हम उन खर्चों को बुक करेंगे? यस। जब हम इस साल का P&L अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो वो इस साल के P&L में आएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ यार, समझ में आ रहा है जी सर। तो अब जैसे कि रेंट है, ट्रायल बैलेंस में रेंट पड़ा है 50,000 रुपए का, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चला कि आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000 रुपए का, वो आपके एडजस्टमेंट से पता चला। तो मेरे दोस्तों जब आप खर्चा बुक करोगे तो आप टोटल रेंट कितने का बुक करोगे? 60,000। कितने का रेंट बुक करने वाले हो? 60,000। तो बस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक ही फैक्ट समझ में आया? जी सर, एक ही फैक्ट समझ ही आया कि सर हमारे पास पहला इफेक्ट ये है कि ऐड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं इसको, ऐड। कहाँ पर ऐड कर देते हैं? रेलिवेंट एक्सपेंसेस में। तो ऐड इन रेलिवेंट एक्सपेंसेस लिखा भी हुआ है। तो रेलिवेंट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा हो, चाहे वो कौन सा हो, P&L का। अगर डायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ चला जाएगा, अगर वो डायरेक्ट वाला खर्चा है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर इनडायरेक्ट वाला खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा, P&L। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर। तो पहले क्या होता है, हम इसको ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, रेलिवेंट एक्सपेंस में। और दूसरा क्या है, हम बैलेंस शीट की कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। कहाँ शो करेंगे, सर क्यों शो करेंगे लायबिलिटी साइड? मेरे दोस्तों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इसलिए शो करेंगे क्योंकि इस पे मेरा मेरा कर्जा है, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने इसको पे नहीं करा है। समझ में आई बात या नहीं आई? जवाब दो, बोलो हाँ या ना। जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे के डिस्कशन करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? बताओ सारे बच्चे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा नाम भी है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कई बार ऐसा होता है कि हम अभी से हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिए हैं जिसका भी बेनिफिट नहीं लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे कि मैंने रेंट पे कर दिया, जैसे कि मैंने क्या पे कर दिया, रेंट। अब मैंने बोला भाई यार पैसे पड़े हैं तो भी ले ले। अब बेटा देखो मैंने रेंट अभी 2022 चल रहा है, 2022 में मैंने रेंट 2023 का पे कर दिया, तो जब फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो फाइनल अकाउंट तो 2022 का ही बनेगा ना, फाइनल अकाउंट 2023 का थोड़ी बन जाएगा। अब बेसिकली एक्सपेंसिव पीरियड वाइज रिकॉर्ड होगा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में तो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने खर्च अभी से 2023 की पेमेंट कर दी, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, 2023 में, तो वो मेरे लिए एडवांस एक्सपेंस है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इस चीज की इंफॉर्मेशन मुझे एंड में पता चली। अब एक्चुअली क्या होता है, जनरली अकाउंटेंट क्या करते हैं, थोड़ा आलकसपना दिखाते हैं, कई बार उन्हें पता भी नहीं होता, जब वो रेंट पे करते हैं तो सीधा एंट्री बना देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ले भाई 5 लाख रुपए पकड़, अब पूरे साल पैसे मांगने मत आइए, दे दिया।
अब जब साल का एंड आता है 31 मार्च 2023 आया, मान लो तो ये 22-23 हमारा सेशन शुरू हो चुका है। अब मान लीजिए हमारा रेंट था 40,000 रुपये महीने का। कितने का था? 40,000 महीने का। अब साल का कितना बन गया फिर? 4,80,000 रुपये। जब हम 31 मार्च 2023 को जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, उस टाइम मैंने एनालाइज करा, बे यार रेंट तो बनता 4,80,000 का, और मैंने तो कितना पे कर दिया? 5 लाख का। बताओ कितना रेंट हो गया एडवांस में? 20,000। अच्छा, अब यार इसको बुक करना पड़ेगा। तो जो मैंने रेंट एक्स्ट्रा बुक कर रखा है उसको मुझे रिड्यूस करना है, क्योंकि वो मेरा रेंट इस साल का है ही नहीं। अगर तुम इस वाले रेंट को 5 लाख को पीएनएल में ले जाओगे तो मेरे दोस्तों फिर आपका रिजल्ट गलत मिल जाएगा। रेंट अगर 5 लाख ले जाओगे तो तुमने खर्चा ज्यादा बुक कर दिया, जबकि वो रेंट इस साल का है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, 5 लाख में से पहले हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे बच्चों बताओ फटाफट? 5 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे? 20,000 रुपए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। 5 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 का। तो कितना आ जाएगा? 4,80,000। समझ में आई बात? ये नहीं आई? और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, मैंने भी उसका बेनिफिट लिया ही नहीं है, मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल समराइज नोट्स बनवा रखे हैं। लेस इन रेलिवेंट एक्सपेंस, जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो, चाहे वो पीएनएल का हो। और दूसरा बैलेंस शीट की कहां से जाएंगे हम? एसेट साइड। और किस नाम से दिखाएंगे इसको? बाय प्रीपेड। प्रीपेड तो पीछे जा रहा है, वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में दिखाएगा? नहीं, क्रेडिट साइड में नहीं दिखाएंगे, आंसर क्रेडिट साइड में दिखाएगा तो भी सेम आ जाएगा। बट आंसर निकालना नहीं है, हमें लॉजिकली समझना है इस साल का हमारा एक्सपेंसेस कितना बनता है। तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे पीएनएल के रेंट दिखाएंगे 5 लाख, और उसमें से माइनस करके दिखाएंगे जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? और जो प्रीपेड वाला पोर्शन है वो मेरी एसेट है, उसको हम साथ के साथ कहा ले जाएंगे फिर बैलेंस शीट की एसेट। सिंपल सी बात है। डेप्रिसिएशन वाली तो बच्चों वाली एडजस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली बात है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं, बेसिकली फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो at the end of the year, when we are charging the depreciation on the fixed assets, on the tangible fixed assets, then the value of tangible fixed assets is reduced. So hence it should be minus. Hence it should be reduced from the respective assets. लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जिस भी रेट से आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसको माइनस कर दीजिए, पहला इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस शीट के हम कहां पर डाल देंगे? सॉरी, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट की एसेट साइड रेलिवेंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट क्या कर देंगे हम? पीएनएल के डेबिट साइड। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? तो आप देख सकते हो, तो लेस कर देंगे फ्रॉम रेलिवेंट फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। किसके नाम से? डेप्रिसिएशन। एक्रूड इनकम का भी सेम इफेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम? जो हमने कमा ली है लेकिन अभी मिली नहीं है। द इनकम विच हैज बीन अर्न, जो कमा ली है, जो हमने क्या कर ली है? कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। द इनकम विच हैज बीन अर्न बाय द बिजनेस बट विच हैज नॉट येट रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज एक्रूड इनकम। अब साल के एंड में मैंने देखा, अच्छा फीस 5 लाख की है। अच्छा, मैंने कहा यार कितनी फीस पेंडिंग है? पता चला सब 10 बच्चों की 50,000 रुपए फीस पेंडिंग है टोटल मिलाकर। अच्छा जी, 50,000 रुपए फीस पेंडिंग है, तो वो बनती तो इसी पीरियड की है, क्योंकि मैंने इस साल क्या करी है? मेहनत करी है, मेरी फीस, मैंने सर्विसेज दे दिया, पैसा मिला या नहीं मिला इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कहां पर ऐड कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, जो भी रेलिवेंट इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। और क्योंकि वो इनकम मुझे मिलनी है, आउटस्टैंडिंग इनकम अभी मुझे मिलनी है, उस पर मेरा अधिकार है, वो चीज मुझे अभी मिली नहीं है, तो वो साथ के साथ बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी, क्योंकि ये पैसा भी मुझे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जो कमा ली है मिली नहीं है। व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? बेटा अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है वो इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन मिल गई। अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो मेरे पास, आपको लगा है संजय सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभी से आपने मुझे सेकंड ईयर की फीस दे दी, मैं उसको लेकर रख लूंगा? क्या उसमें मेरा राइट है? नहीं। अब आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर नहीं आए, आप बोलोगे सर आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं बिल्कुल वापस कर दूंगा,
क्योंकि कौन सा जो आपने एडवांस दे रखा है, ना कि फर्स्ट ईयर वाला वापस करूंगा। फर्स्ट ईयर वाला क्यों वापस करूं, मैंने सर्विस ही दे दी, पढ़ा दिया, आपको अच्छा लगा तो आपने कंटिन्यू करा, रिजल्ट अच्छा है नहीं है, मैं उसमें डायरेक्टली अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकता ना। अगर मैं सिलेबस नहीं कराऊं तो एक बार को मैं अपने आप को ब्लेम भी करूं बच्चों। तो जो सर्विसेज दिया उसका पैसा मैं आपको वापस नहीं करूंगा, बट जो आपने मुझे सेकेंड ईयर की फीस सर्विसेज दे दी थी, दैट अमाउंट आई हैव टू रिफंड बैक टू यू। समझ में आगे नहीं आ गया? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या करते हैं, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, पहला इफेक्ट क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में से क्या कर देते हैं, माइनस, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, कुछ भी हो उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं है और वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है। बोलो बेटा, इस साल की इनकम होती तभी तो मैं क्या करता उसको दिखाता ना। और सेकंड इफेक्ट क्या करूंगा उसका, बैलेंस शीट की कहां ले जाऊंगा मैं, लायबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, मैं कहां ले जाऊंगा, बैलेंस शीट की, क्योंकि उस पैसे पर मेरा अधिकार नहीं। समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बस खाली इतनी ही एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट बेटा पीएनएल की क्रेडिट साइड जो ना मेरी इनकम है, हाँ उसमें से माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि इनकम मैंने भी कमाई नहीं है, उस इनकम के अंदर लिखने इंक्लूड है जो टोटल इनकम है। हाँ, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट, सॉरी एसेट साइड नहीं लायबिलिटी साइड, क्योंकि इस पे मेरा अधिकार भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो जिनमें खाली यही एडजस्टमेंट्स है। बाकी और वीडियो भी आपकी मैं डाल दूंगा, ये चैप्टर तो पूरा ही मैं कोशिश करूंगा आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट, और मेरा नंबर है 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। एंड अगर आप पूरा कोर्स बाय करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको संजय क्लासेस की ऐप मिल जाएगी, प्ले स्टोर से आप संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहां से फिर आपको क्या नाम है, संजय क्लासेस व्हाइट एंड ब्लू कलर का लोगो होगा, वहां पर आपको कोर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप इनको व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना। ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज के थ्रू मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।